हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी बसंत सेवन्थ क्लास की कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कर रहे हैं हम हिंदी बसंत सेवन्थ क्लास की। ठीक है, 5 लेसन मैंने आपको करवा दिए थे। कल मैंने 5 लेसन आपको करवा दिए थे। आज ये अपनी दूसरी क्लास है सेवन्थ क्लास की। ठीक है, तो अध्याय हम 6 करेंगे, पाठ 6 करेंगे, रक्त और हमारा शरीर भाई। ठीक है, रक्त और हमारा शरीर पाठ 6 है। इसके लेखक परिचय देखते हैं। रक्त और हमारा शरीर के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल रहेंगे। कौन है? यतीश अग्रवाल है रक्त और हमारा शरीर के लेखक भाई। लेखक परिचय देखते हैं। यतीश अग्रवाल का जन्म 20 जून 1936 बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे कटा हुआ भाई, बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था यतीश अग्रवाल जी का जन्म? 20 जून 1936 में उत्तर प्रदेश के बरेली नामक गांव स्थान पर हुआ था भाई। आगे है प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली और लखनऊ में हुई। किनकी? यतीश जी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली और लखनऊ में हुई। आयुर्विज्ञान की उच्चतर शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली सफदरगंज सॉरी सफदरजंग अस्पताल से हुई भाई। इनकी मेडिकल की पढ़ाई भाई। आगे डॉक्टर अग्रवाल देश के स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्वैज्ञानिक साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में एक है। कौन है वे? यतीश अग्रवाल जी देश के स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान, ठीक है, आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकार है। पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। और 1980 से उनके स्तंभ लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी और दैनिक और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे भाई। कब से? 1980 से भाई। इन्होंने रेडियो टेलीविजन के लिए भी सीरियलों का अभिकल्पन लेखन किया भाई। उनके कॉलम स्वास्थ्य, गृह शोभा, ओपीडी, हिंदुस्तान, ठीक है, क्या है कॉलम स्वास्थ्य, क्या है गृह शोभा, ओपीडी, हिंदुस्तान पाठकों के बीच लोकप्रिय रही भाई। जो उनकी गृह शोभा है और हिंदुस्तान है वो क्या पाठकों के बीच लोकप्रिय रही। बेस्ट सेलर साबित होने के बाद हिंदी और अंग्रेजी के साथ देश के अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। यतीश अग्रवाल जी को शिक्षा पुरस्कार, साहित्य सम्मान, हिंदी अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान आदि से अलंकृत किया जा चुका है भी। ठीक है, इनको भाई शिक्षा पुरस्कार में शिक्षा पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य सम्मान मिल चुका है, हिंदी अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, राष्ट्रीय विज्ञान आदि क्या है पुरस्कार ये मिल चुके हैं इनको। तो हम अब अपना पाठ जो है, ठीक है, रक्त और हमारा शरीर, इसका हम सारांश देखते हैं। और रक्त और हमारा शरीर भाई निबंध विधा में आता है। इसकी विधा क्या है? निबंध है भाई। ठीक है, निबंध है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर पाठ यतीश अग्रवाल द्वारा रचित एक निबंध है। आ गया ना यहाँ पे? क्या है भाई? एक निबंध है। क्या विधा है? रक्त और हमारा शरीर पाठ की निबंध है। इस पाठ में लेखक ने, और इसके लेखक कौन है भाई? यतीश अग्रवाल है। इस पाठ में लेखक ने रक्त के घटक रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है भाई। ठीक है भाई। इस पाठ में संतुलित और पौष्टिक आहार का महत्व समझाया गया है। शारीरिक संरचना समझाकर हमें साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया है। क्या किया गया भाई? शारीरिक संरचना समझाकर, ठीक है, लेखक ने पहले क्या समझाया? शारीरिक संरचना समझाई है। उसके बाद हमें साफ सफाई के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। यदि अति महत्वपूर्ण रूप से हमें रक्तदान की प्रेरणा भी देता है। ठीक है, ये पाठ जो है हमें अति महत्वपूर्ण रूप से जो हम रक्तदान करते हैं उसकी प्रेरणा भी हमें देता है। ये पाठ के माध्यम से लेखक ने रक्त की उपयोगिताओं पर, उसके संरचनाओं पर और रक्त किस तरह हमारे शरीर में कार्य करता है इस पर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ संतुलित और पौष्टिक आहार खाकर एनीमिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है
और पोषक तत्वों से युक्त भोजन ही शरीर में रक्त निर्माण में सहायक है। यदि हम दूषित भोजन करेंगे और अशुद्ध जल का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। अब इस पाठ के क्या है, क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे भी। पहला क्वेश्चन है, इस पाठ के लेखक कौन है? जो रक्त और हमारा शरीर है उस पाठ के लेखक पूछे भाई कौन है? तो एक भवानी प्रसाद मिश्र, दो भगवती प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं, कहाँ है, एक मिनट ये रहा। तीन है भगवती प्रसाद वाजपेयी या चार है यतीश अग्रवाल। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा। रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर दीदी ने दिव्या की जांच के लिए क्या किया था? डॉक्टर दीदी है उसने दिव्या की जांच के लिए क्या किया था? तो खून की जांच की थी, भूख की जांच की थी, पेशाब की जांच की थी या उपरोक्त सभी। तो भाई डॉक्टर दीदी ने उपरोक्त सभी क्या है, जांच की थी भाई। उन्होंने खून की भी जांच की, भूख की भी जांच की और पेशाब की भी जांच की थी दिव्या की। तीसरा क्वेश्चन है, दिव्या के शरीर में किसकी कमी हो गई थी? जो दिव्या है भाई उसके शरीर में किसकी कमी हो गई थी ये हमें बताना है। तो एक पानी की, दो मांस की, तीन रक्त की, चार चर्बी की। तो तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, एनीमिया किसके कारण होता है? जो एनीमिया है भाई वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो ठंड लगने से, बुखार आने से, मच्छर के काटने से, रक्त के लाल कणों की कमी से। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा, रक्त के लाल कणों की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। पांचवा क्वेश्चन है, रक्त के कणों की कमी का क्या कारण है? जो रक्त है यानी खून है उसकी कणों की कमी का क्या कारण हो सकता है? तो ये पौष्टिक आहार की कमी तथा पेट के कीड़े पहला ऑप्शन है। दूसरा सफाई की कमी, तीसरा व्यायाम न करने की कमी, चौथा दवाई ना लेने की कमी। तो पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, रक्त की कमी के क्या कारण है? पौष्टिक आहार की कमी तथा पेट में कीड़े। सिक्स क्वेश्चन है, रक्त कणों के निर्माण के लिए कच्चा माल किसे कहा गया है? भाई रक्त कणों का जब निर्माण होता है तो उसके लिए जो कच्चा माल होता है उसको किसे कहा गया है? किसको कहा जाता है कच्चा माल? तो लोहे को, खनिज को, पौष्टिक आहार को या ताजी हवा को। तो भाई पौष्टिक आहार को कच्चा माल कहा जाता है रक्त कणों के निर्माण के लिए। सातवां क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में शरीर का वीर सिपाही किसे कहा गया है? जो रक्त और हमारा शरीर पाठ है उसमें शरीर का वीर सिपाही किसे कहा गया है भाई? देखते हैं, लाल कणों को, बेरंग कणों को, त्वचा को, सफेद कणों को। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है, वीर सिपाही भाई शरीर का सफेद कणों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शरीर का वीर सिपाही सफेद कणों को कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, कितनी आयु के बाद रक्तदान किया जा सकता है? कितनी आयु के बाद भाई रक्तदान किया जा सकता है? तो एक 12 वर्ष, दो 45 वर्ष, तीन 18 वर्ष, चार 46 वर्ष। तो 18 वर्ष के बाद रक्तदान किया जा सकता है। नौवां क्वेश्चन है, एक समय में अधिक से अधिक कितना रक्तदान किया जा सकता है? एक समय में पूछा भाई, एक टाइम में अधिक से अधिक हम कितना रक्तदान कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखते हैं। तो एक ऑप्शन है 400 मिलीलीटर, दो है 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर या 400 मिलीलीटर। तो एक समय में भाई हम 300 मिलीलीटर रक्तदान कर सकते हैं। कितना? 300 मिलीलीटर रक्तदान कर सकते हैं। आगे है सातवां लेसन, ये कंप्लीट हो गया हमारा रक्त और हमारा शरीर। अब है पाठ सातवां, पापा खो गए हैं। विजय तेंदुलकर जी इसके लेखक रहेंगे। ठीक है, पापा खो गए हैं। लेखक परिचय देखते हैं। विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कब हुआ था भी विजय तेंदुलकर का जन्म? 1928 में 6 जनवरी थी उस टाइम, और महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और वहां पर कोल्हापुर है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के
एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर में पढ़ाई का माहौल होने के कारण शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, टीवी पटकथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टिप्पणीकार थे। कौन भाई? विजय तेंदुलकर भाई। ठीक है, मराठी थे भाई, प्रसिद्ध मराठी नाटककार थे, लेखक थे, निबंधकार थे, टीवी पटकथा लेखक थे, राजनीतिक पत्रकार थे और सामाजिक टिप्पणीकार थे ये विजय तेंदुलकर जी। भारतीय नाट्य साहित्य जगत में उनका विशेष स्थान रहा है। क्या कहा भाई? काफी महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ से यहाँ तक। भारतीय नाट्य जगत में क्या है भाई? भारतीय नाट्य साहित्य जगत में उनका विशेष स्थान रहा है। विजय तेंदुलकर टेलीविजन की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। किस रूप में भाई पहचान है विजय तेंदुलकर की? तो टेलीविजन की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं टेलीविजन दुनिया में। कर्नाटक शांतता कोट चालू आहे अपनी क्रांतिकारी संरचना के कारण बहुत लोकप्रिय हुए। ठीक है, तो देख लेना, ये पूछा जा सकता बिल्कुल। शांतता कोट चालू आहे, ये क्या है? उनकी एक रचना है। इसके लिए वो काफी वो क्या है? काफी लोकप्रिय हुए भी विजय तेंदुलकर। ठीक है, और कई भाषाओं में ये अनुवादित हुआ भी। शांतता कोट चालू इसकी है? विजय तेंदुलकर जी की एक रचना रहेगी। अब हम पापा खो गए हैं पाठ का सारांश करेंगे। देखते हैं। यहाँ एकांकी यह है एकांकी, सॉरी, जो पापा खो गए क्या है? इसकी विधा क्या है? एकांकी है। पापा खो गए एकांकी विधा से है भाई, आपको ध्यान रखना। इसलिए मैं जोर दे के जो भी क्वेश्चन आपसे करती हूँ तो ये सोच लेना, ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। यह एकांकी विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखी गई है। निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया इसमें। तो क्या है भाई इस पाठ में? ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया पापा खो गए पाठ में भाई। पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते मामलों को दिखाया जाता है। रात को सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का फोटो है। क्या कुछ है भाई वहां पे रात में? तो एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का फोटो है। इस एकांकी के जरिए लेखक ने इंसानों के अंदर की इंसानियत को जगाने की कोशिश की है। ये एक एकांकी में लेखक ने दिखाया है, एक नहीं इस आएगा, इस एकांकी में लेखक ने दिखाया कि किस तरह एक आदमी के अंदर का शैतान कभी कभी उस पर कितना हावी हो जाता है कि उसे यह भी पता होते हुए भी कि वह बुरा काम कर रहा है, वह उस बुरे काम को करना पसंद करता है। लेखक ने निर्जीव चीजों के द्वारा इंसानों की कई कमियों को बहुत ही अद्भुत तरीके से उजागर करने का प्रयास किया है। जैसे इंसानों के घमंड को लेखक ने बिजली के खंभे के शुरुआती व्यवहार से दर्शाया है। ये भी लाइन काफी महत्वपूर्ण है। देखो भाई, इंसानों के घमंड को, ठीक है, इंसानों को जो इंसानों का घमंड है उसको लेखक ने किसके द्वारा दर्शाया गया है? क्या प्रतीक बनाया लेखक ने उसका? तो बिजली का खंभा। ठीक है, पेड़, खंबे और कोवे, पेड़ को कोवे को लड़की के घबरा जाने पर भी उनसे बात ना करना इंसानों के स्वार्थी स्वभाव की ओर इशारा करता है। क्या भी जो पेड़ थे वहां पर, खंबे थे और कोवा भी था वहां पर, कोवे बैठे थे। ठीक है, तो वो क्या है, लड़की जब घबरा जाती है तो वो क्या है, उनसे बात नहीं करते। वो जो पेड़ है, खंबे है, कोवे है, वे लड़की के घबरा जाने पर भी उससे बात नहीं करते। इसको लेखक ने किसके द्वारा दर्शाया है? क्या दर्शाया है? तो स्वार्थी स्वभाव, जो इंसानों में स्वार्थी स्वभाव है उसको क्या है, लेखक ने यहाँ पे दर्शाया, यानी इशारा किया है उसकी तरफ। अंत में लेखक एकांकी के जरिए दर्शकों को सीख देना चाहता है कि सभी को एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। जैसे पेड़, खंबे, लेटर बॉक्स और कोवे ने अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर भी उस छोटी लड़की को उसके घर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पाठ का सारांश हो गया। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठ के लेखक का क्या नाम है? जो हमारा पाठ है पापा खो गए, इसके लेखक का क्या नाम है भाई? तो इसके लेखक का नाम देखते हैं।
तो एक ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, विजय तेंदुलकर, भगवती वाजपेयी। तो विजय तेंदुलकर पापा खो गए पाठ के लेखक रहेंगे अपने पाठ का। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नाटक के किस पात्र की तबीयत लोहे की बताई गई है? ठीक है, ये नाटक नहीं है, वो एकांकी है और इसको नाटक की तरह भी खेला जा सकता है। ठीक है, आपको पता ना कई एकांकियां ऐसी है जिसको नाटक की तरह खेला गया है। तो किस पात्र की तबीयत जो है लोहे की बताई गई है? तो बेड की, लेटर बॉक्स की, खंबे की, कोवे की। तो खंबे की तबीयत क्या है? लोहे की बताई गई है। खंबा पात्र ऐसा है जिसकी तबीयत लोहे की बताई गई है। अभी देख लेना, लोहे का खंबा नहीं है लेकिन उसकी तबीयत लोहे की बताई गई है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी घटना के कौन सी घटना को याद करके पेड़ कांपने लगते हैं? ठीक है भाई, कौन सी ऐसी घटना है जिसको याद कर कर पेड़ क्या थे वो जो कांपने लगे थे? तो एक लड़की को उठाने वाली, दो बिजली गिरने वाली, तीन तूफान आने वाली, चार खेल खेलने वाली। तो भाई बिजली गिरने वाली। ठीक है, बिजली गिरने वाली बात को याद कर कर क्या थे? पेड़ कांपने लगते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है? कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है भाई? तो एक कोवा, खंबा, लेटर बॉक्स, पेड़। तो दो ऑप्शन ठीक रहेगा। जो खंबा है वो प्रतिदिन, सॉरी भाई लेटर बॉक्स आएगा, सॉरी लेटर बॉक्स आएगा, लेटर बॉक्स आएगा यहाँ पर। भाई लेटर बॉक्स क्या है? प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है भाई। पांचवा क्वेश्चन है, किसके पत्र से पता चलता है कि परीक्षित बच्चा स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करता? ठीक है, अभी परीक्षित बच्चे का भी नाम इस एकांकी में आया है। ठीक है, और किसके पत्र से पता चलता है कि जो परीक्षित नाम का बच्चा है वो स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं करता है? तो देखते हैं। एक ऑप्शन है हेडमास्टर, दो है के पिता, तीन है नाचने वाली के, चार है लेटर बॉक्स। तो हेडमास्टर के पत्र से मालूम पड़ता है कि जो परीक्षित नाम का बच्चा है वो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करता। छठा क्वेश्चन है, लड़की ने अपने घर का पता क्यों नहीं बताया? जो लड़की है उसने अपने घर का पता भाई क्यों नहीं बताया था? एक, वह डर गई थी, दो है बस सचमुच बताना नहीं चाहती थी, वह भूल गई थी, वह आएगा भाई यहाँ पे, वह सचमुच बताना नहीं चाहती थी, वह भूल गई थी, उसे सचमुच पता नहीं था। तो भाई जो लड़की थी उसको अपने घर का सचमुच पता नहीं था, इसलिए उसने अपने घर का पता नहीं बताया। सातवां क्वेश्चन है भाई, बुरा आदमी के आने पर लड़की कहाँ छुप गई? जो बुरा आदमी था जब वह आई तो लड़की भाई कहाँ पर छिप गई थी? और देखते हैं कहां पर छिपी थी। एक पेड़ के पीछे, दो लेटर बॉक्स के, तीन खंबे के, या चार समुन्द्र में। तो भाई जब बुरा आदमी आया था तब लड़की पेड़ के पीछे छिप गई थी। ठीक है, कहाँ छिप गई थी? पेड़ के पीछे छिप गई थी। आठवां क्वेश्चन है, खंबे और पेड़ में दोस्ती किस ऋतु में हुई? ठीक है, जो खंबा और पेड़ था उसमें जब दोस्ती हुई थी तो कौन सी ऋतु में हुई थी ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक गर्मी में, दो वर्षा में, तीन बसंत में, या चार शीत में। तो वर्षा ऋतु में पेड़ और खंबे में दोस्ती हुई थी भाई। नौवां क्वेश्चन है, बच्चों को उठाने वाले ने लड़की का अपहरण किस प्रकार किया? ठीक है, जो बच्चों को उठाने वाला था, जो बुरा आदमी था, उसने लड़की का अपहरण किस प्रकार किया था भाई? तो उसने उसे खेलती हुई को उठाया, उसने उसे गहरी नींद में सोई हुई को उठाया, उस लड़की को नशे की दवाई पिलाकर उठाया, या उसने उसे स्कूल से उठाया? तो अपना दो ऑप्शन ठीक रहेगा। उसने उसे गहरी नींद में सोई हुई को उठाया। भाई जब बच्ची गहरी नींद में सो रही थी तो बच्चों को उठाने वाला उसको उठाकर ले आया था। 10वां क्वेश्चन है, पापा खो गए पाठ इनमें से क्या है? ठीक है, तो देखो भाई क्या है, देखते हैं। कहानी है, नाटक है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो यहाँ पर नाटक भी दे रखा है, नाटक ठीक है। और अगर नाटक की जगह एकांकी आता है, पापा खो गए, वैसे एकांकी है लेकिन इसको नाटक की तरह यहाँ पे खेला गया तो यहाँ पर नाटक विधा से बताया गया है।
तो हमारे दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। ये नाटक भी है और एकांकी भी है। 8वां अध्याय है भाई श्याम एक किसान। क्या है? श्याम एक किसान। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना रहेगी। अब जो हमारे लेखक हैं उनका लेखक परिचय देखते हैं। श्याम एक किसान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म भाई 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं भाई। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है, वो तीसरे शतक के कवि हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी शिक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई। कहाँ कहाँ पे हुई इनकी शिक्षा? बस्ती में, बनारस में और इलाहाबाद में। कुछ समय तक स्कूल में अध्यापक रहे, परंतु दोनों ही छोड़कर दिल्ली आ गए और दीनमान के उप संपादक बन गए। कौन सी पत्रिका के बने भी उप संपादक? दीनमान के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सी पत्रिका के उप संपादक थे? तो दीनमान के थे। भी पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में निकलते हैं मुखों से। आपके साहित्यिक सर्जन में कविता के अतिरिक्त कहानियां, नाटक और बाल साहित्य भी है, ठीक है। बांस का फूल, काठ की घंटियां, गर्म हवाएं, उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां। कौन कौन सी हैं की कृतियां? बांस का फूल, काठ की घंटियां, गर्म हवाएं, उड़े हुए लोग, पागल कुत्तों का मसीहा काफी महत्वपूर्ण है। काठ की घंटियां भी काफी महत्वपूर्ण है। अंधेरे पर अंधेरा आपकी प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। खूंटियों पर टंगे लोग, ये भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भाई रचना है, काफी महत्वपूर्ण रचना है। ये एक अक्सर काफी पूछी जाती है। काठ की घंटियां, पागल कुत्तों का मसीहा और खूंटियों पर टंगे लोग भाई। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस पे भाई खूंटियों पर टंगे लोग इसके लिए। अब हम इस जो हमारा पाठ है तो सारांश करते हैं भाई श्याम एक किसान की पाठ का। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम को प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। क्या है भाई? कवि ने किसान के रूप में, ठीक है, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है भाई, ठीक है। जो जाड़े की शाम है उसको भाई किसान के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए हैं, एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो पहाड़ बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, वो कैसे लग रहे हैं? वो एक किसान की तरह दिख रहे हैं। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखे चादर सी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर घना अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों के जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम हो जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भाई शाम, जो शाम का दृश्य बताया है वो लेखक ने एक किसान की तरह बताया है भाई। किसान जब बैठता है तो उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर जो वो पगड़ी बंदी रहती है, तो उसको क्या है, जो जब सूरज छिपता है तो उसके समान बताया है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही मानवीकरण हुआ है इस कविता में भी। तो क्वेश्चन आंसर करेंगे इस कविता के हम। शाम शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है भाई? किस विधा से है ये कविता विधा से रहेगा। शाम एक किसान के रचयिता कौन है? तो एक भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन या शिव प्रसाद सिंह। तो दो ऑप्शन ठीक रहेगा। शाम एक किसान कविता के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भाई। दूसरा क्वेश्चन है, पहाड़ों को किन रूप में दर्शाया गया है? जो पहाड़ है उनको किस रूप में दर्शाया गया है भाई कविता में? तो एक संध्या के रूप में, दो किसान के रूप में, तीन एक पहरेदार के रूप में, चार एक बच्चे के रूप में।
तो किसान के रूप में दर्शाया गया है पहाड़ को भी। किसान के किसके रूप में? किसान के रूप में दर्शाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, चिलम के रूप में चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? ठीक है, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया ये हमें बताना है। तो पहाड़ का, पलाश का, अंगूठी का, सूर्य का। तो भाई सूर्य का चिलम के रूप में चित्रण किया गया है। पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है? ठीक है, जो पहाड़ के चरणों में बहती हुई नदी किसके रूप में दिखाई देती है लेखक को? तो चादर के रूप में, साफे के रूप में, संभाल के रूप में, या किसान की धोती के रूप में भाई? तो ये किसान की धोती के रूप में दिखाई देती है लेखक को। फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी अंगीठी दहक रही है? ठीक है भाई, कौन सी अंगीठी क्या है? दहक रही है। तो कोयले की, लकड़ी की, पलाश के जंगल की, या प्रकृति की? तो भाई पलाश के जंगल की अंगीठी क्या है? दहक रही है। छठा क्वेश्चन है, जंगल में खिले पलाश के फूल किसके समान दिखते हैं? ठीक है भाई, जो जंगल में खिले पलाश के फूल जो है वो किसके समान दिखते हैं ये हमें बताना। तो जलती अंगीठी की तरह, सूर्य की लालिमा की तरह, उगते सूर्य की किरण की तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जंगल में खिले पलाश के फूल भाई जलती अंगीठी की तरह दिख रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, अंधकार किस प्रकार सिमट गया है? जो अंधकार है वो किस प्रकार सिमट गया है भाई? भैंसों के झुंड की तरह, बकरियों के झुंड की तरह, भेड़ों के झुंड की तरह, सॉरी भैंसों के झुंड की तरफ। दोबारा से देखते हैं ऑप्शन, भैंसों के झुंड की तरह, बकरियों के झुंड की तरह, भेड़ों के झुंड की तरह, या नीलगायों की झुंड की तरह? तो भाई सातवें का हमारा तीन ऑप्शन ठीक है, भेड़ों की झुंड की तरह अंधकार सिमट गया है भाई। आगे देखते हैं, साफा शब्द का क्या अर्थ है? जो साफा है वो उस शब्द का हमें अर्थ बताना। तो एक साफ कपड़ा, दो पगड़ी, तीन चादर, चार धोती। तो साफा शब्द का क्या अर्थ है? पगड़ी भाई। नदी कैसी दिखाई देती है? जो नदी है वो कैसी दिखाई देती है? तो एक कंबल सी, दो रजाई सी, तीन चादर सी, या चार साड़ी सी? तो तीसरा ऑप्शन ठीक है, चादर सी दिखाई देती है नदी। 10वां क्वेश्चन है, पहाड़ को कवि ने किस रूप में दिखाया है? जो पहाड़ है भाई इसको कवि ने किस रूप में दिखाया है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, बैल के रूप में, भैंस के रूप में, किसान के रूप में, भेड़ों के झुंड के रूप में? तो भाई पहाड़ को लेखक ने किसान के रूप में दिखाया है। तो ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है। 9वां पाठ करते हैं, चिड़िया की बच्ची भाई। क्या है? चिड़िया की बच्ची। और ये किसकी है? ये जितेंद्र कुमार की कविता रहेगी। देखते हैं, लेखक परिचय करते हैं चिड़िया की बच्ची का। लेखक परिचय भाई जितेंद्र कुमार है भाई इसके लेखक। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार लेखक जितेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। जो जितेंद्र जी है भाई वो एक मनोवैज्ञानिक कथाकार भी हैं, एक उपन्यासकार भी है, एक निबंधकार भी है। ठीक है, जितेंद्र जी का जन्म 2 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की। जितेंद्र की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई थी भाई, आपको ध्यान रखना है ये। पढ़ाई छोड़कर यह असहयोग आंदोलन में कूद गए और नागपुर में उन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य किया। फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, खेल आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई। ठीक है, अब हम सार करते हैं चिड़िया की बच्ची का। इस कहानी के लेखक जितेंद्र कुमार है। चिड़िया की बच्ची क्या है? किस विधा से भी? कहानी विधा से है। आजादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया गया है इसमें। क्या विषय है इसका कहानी का?
तो आजादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन हुआ है छोटी चिड़िया की बच्ची में भी। लेखक ने इस कहानी में एक और तो एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया की आजादी का वर्णन किया है और दूसरी ओर एक अमीर सेठ की अकेलेपन से भरी जिंदगी का वर्णन किया है भाई। सेठ माधव दास के पास बहुत ही सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इतने धन धान्य के बावजूद उनके पास सच्ची खुशी नहीं है। तो क्या नाम आया भाई? सेठ माधव दास। पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुविधाओं के नाम पर केवल उसके माँ का घोंसला है, जहां सुनहरी धूप आती है और खाने को उसकी माँ के द्वारा लाए गए कुछ दाने मिल जाते हैं। लेकिन नन्ही चिड़िया को और किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं है। वह तो इतनी निश्चल है कि उसे सेठ, सोना, मोती और माला माल जैसे शब्दों का अर्थ भी मालूम नहीं है। सेठ उसे सारी सुख सुविधाएं देने का वचन देता है, उसे सोने चांदी की तुलना की बात भी करता है। जब इन सब से बात नहीं बनती तो सेठ अपने नौकर को इशारा कर देता है कि चिड़िया को बंदी बना ले, लेकिन चिड़िया वहां से बचकर निकल जाती है और अपनी माँ की आंचल की गर्माहट में से सुकून और सुरक्षा की तलाश करती है भाई। ये हमारी कहानी थी चिड़िया की बच्ची। अब देखते हैं चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है, चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है भाई? तो कौन है? प्रयाग शुक्ल है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी है या जनेन्द्र कुमार है? तो चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक जनेन्द्र कुमार रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? जो शाम का वातावरण है भाई उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, गर्मी कम हो जाती है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, हवा चलने लगती है। आगे देखते हैं, और गर्मी कम हो जाती है और आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है, माधव दास चिड़िया से क्या चाहता था? जो माधव दास था वह चिड़िया से क्या चाहता था? वहां खूब गाना गाए, वह पेड़ों पर झूमे, वह वहीं रह जाए, वह वहां से भाग जाए। तो माधव दास चिड़िया से वह वहीं रह जाए यह चाहता था भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, माधव दास चिड़िया को किसका प्रलोभन देता है? जो माधव दास है भाई वो चिड़िया से किसका प्रलोभन देता है? तो सोने के पिंजरे का, पेड़ की डालियों का, घोंसले का, अपने धन दौलत का। तो अपने धन दौलत का प्रलोभन माधव दास चिड़िया को देता है। पांचवा क्वेश्चन है, बगीचे में चिड़िया कहाँ पर बैठी थी? तो बगीचे में चिड़िया कहाँ पर बैठी थी भाई? तो जमीन पर, फव्वारे पर, गुलाब की टहनी पर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बगीचे में चिड़िया गुलाब की टहनी पर बैठी थी। पांच का तीसरा ठीक रहेगा। छठा क्वेश्चन है, माधव दिन में गर्मी ढलने के बाद बाहर कहाँ बैठता था? जो माधव दास जिसमें बताया गया वो दिन में जब गर्मी ढल जाती थी तो बाहर वह कहाँ पर बैठता था भाई? तो घर में, कोठी के बाहर, चबूतरे पर, तख्त डलवाकर, झूले पर या उपयुक्त सही भाई? तो भाई कोठी के बाहर, चबूतरे पर, तख्त डलवाकर माधव दास बैठता था भाई। तो दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, विनोद चर्चा का अभिप्राय क्या है? विनोद चर्चा का अभिप्राय क्या होता है भाई? तो खेलकूद के साथ, दुख और पीड़ा के साथ, हंसी मजाक के साथ, एकांकी जीवन की चर्चा। तो हंसी मजाक के साथ विनोद चर्चा का अर्थ है भाई। चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? जो छोटी चिड़िया थी उसकी गर्दन का रंग कैसा था भाई? तो लाल था, पीला था, उसकी गर्दन लाल थी, पीली थी, हरी थी या काली थी? तो भाई चिड़िया की गर्दन लाल थी, लाल रंग की गर्दन थी चिड़िया की। नौवां क्वेश्चन है, माधव दास के पास समय डैश है? एक कम है, दो काफी है, तीन नहीं है, इनमें से कोई नहीं भाई? तो माधव दास के पास समय काफी है भाई। तो 9 का 2 ठीक रहेगा। 10वां क्वेश्चन है,
किस बात से पता चलता है कि चिड़िया बहुत खुश थी? ठीक है, किस बात से हमें पता चलता है कि चिड़िया जो थी वो बहुत खुश थी? तो पहला ऑप्शन है क्योंकि वह पर खिला रही थी, वह पर खिला रही थी, पर है भैया, क्योंकि वह खुद रह रही थी, क्योंकि बहुत मीठे स्वर निकाल रही थी, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आएगा भाई, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है अपना उपयुक्त सही सभी, उपयुक्त सभी, अपना आंसर भी यही आएगा फोर्थ, क्योंकि वो सारे काम ये करी थी, वह पर खिला रही थी, वह खुश थी भाई, और वह मीठे स्वर में गा रही थी। 10वां पाठ है हमारा अपूर्व अनुभव। ठीक है, अपूर्व अनुभव है। लेखक परिचय करते हैं। अपूर्व अनुभव के लेखक कौन है? तेत्सुका कुरियानागी। ठीक है, लेखक परिचय करते हैं भाई अपूर्व अनुभव का। तेत्सुका कुरियानागी का जन्म टोक्यो शहर में हुआ था। उनके पिता एक वायलिन वादक थे और संगीतकार थे। ठीक है, इनके पिताजी क्या थे? एक वायलिन वादक थे और संगीतकार थे। 1981 की आत्मकथा या आत्म संस्मरण के अनुसार बचपन में उनका उपनाम क्या था? उनका उपनाम था तो चांद था। एक जापानी अभिनेत्री है, अपना धर्मार्थ कार्यों के लिए जानी मानी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाली पहली जापानी हस्तियों में से एक है। इनकी आवाज टेलीविजन, फिल्म आदि सभी संचार माध्यमों में सुनी जा सकती है। वीडियो टेलीविजन मनोरंजन में उनकी भागीदारी के लिए जापानी सांस्कृतिक प्रसारण पुरस्कार भी ने प्राप्त हुआ है, जो जापान में सर्वोच्च टेलीविजन सम्मान है भाई। ठीक है, तेसुगु कुरियानागी को भाई। अब हम जो पाठ है अपूर्व अनुभव, इसका सारांश करेंगे। प्रस्तुत पाठ अपूर्व अनुभव तोतो चान नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का एक अंश है। ठीक है, तोतो चान नामक, ठीक है, तोतो चान पुस्तक का नाम है और ये किसकी है? ये है तेत्सुको भाई कुरियानागी की। ठीक है, इसका एक अंश है। तोतो चान पुस्तक की लेखिका तेत्सुको कुरियानागी है और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है पूर्वा यागिका कुशवाहा ने। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे पास है अपूर्व अनुभव या क्या नाम था, तोतो चान पुस्तक का अनुवाद किसने किया हिंदी में? तो पूर्वा यागिका कुशवाहा ने। तोतो चान नामक पुस्तक विश्व साहित्य की एक मूल्यवान संपत्ति की तरह है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक अनोखी पाठशाला और उसके पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे की कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाली पेड़ पाठशाला का गेट और पेड़ की शाखा बच्चों के खेलने के कोने थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी, लेखिका खुद भी इस स्कूल की छात्रा रही थी। क्या है भाई? संस्थापक का नाम कोबायाशी और जो लेखिका है वो खुद भी इस स्कूल की छात्रा रह चुकी है। उनके बचपन के अनुभव पर पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव पर आधारित है। ठीक है, तोतो चांद पुस्तक है उसका ही अंश है अपूर्व अनुभव भाई। पहला क्वेश्चन है इस पाठ का, तोतो चान जापान के किस नगर की रहने वाली थी? जो तोतो चान है भाई वो जापान के किस नगर की रहने वाली थी, ये हमें बताना है। तो तोमाई की, कोहोतुस्की, टोक्यो की, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कोहोतुस्की रहने वाली थी तोतो चान। यास्की चान कहाँ का रहने वाली थी? जो यास्की चान है वो कहाँ की रहने वाली थी भी? यास्की चान तो अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी की, जापान की। तो यासुकी चान भाई जापान की रहने वाली थी। आगे तीसरा क्वेश्चन, तोतो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया था? जो तोतो चान थी उसने यासुकी चान को भाई किसके लिए न्योता दिया था? तीसरा क्वेश्चन है, एक पर्वतीय यात्रा के लिए, भाई के विवाह के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, रेल यात्रा के लिए।
तो भाई पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को न्योता दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, तोतो चान की उत्तेजना का क्या कारण था? जो तोतो चान थी उसकी उत्तेजना का क्या कारण था? एक, वह परीक्षा में पास हो गई थी। 2, वह पिकनिक पर जा रही थी। 3, उसने नई पुस्तकें खरीदी थी। या 4, वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने वाली थी। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा, वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी भाई, इसलिए वो क्या थी? उत्तेजित थी। तोतो चान को गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे क्यों बनाने पड़े भाई? जो तोतो चान थे उसको गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे क्यों बनाने पड़े थे, ये हमें बताना है। तो एक, यासुकी चान को हंसाने के लिए, यासुकी चान की नकल के लिए, या स्वयं को खुश रखने के लिए, यासुकी चान को चिढ़ाने के लिए। तो भाई पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, यासुकी चान को हंसाने के लिए तोतो चान को गोल अपने गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े भाई। 9वां क्वेश्चन है, यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? जो यासुकी चान है उसने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा था? तो पहला ऑप्शन है, नए नए पक्षी, सड़क, मैदान, या दुनिया की झलक। तो भाई दुनिया की झलक देखी थी उसने पेड़ पर चढ़कर। 7वां क्वेश्चन है, किसकी बहन अमेरिका में रहती थी? ठीक है भाई, तो किसकी बहन अमेरिका में रहती थी? तो एक ऑप्शन है लेखिका की, 2 है स्कूल के चौकीदार की, 3 है यासुकी चान की, या 4 है तोतो चान की। तो यासुकी चान की बहन जो थी वो अमेरिका में रहती थी भाई। 8वां क्वेश्चन है, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वाक्य में हार्दिक शब्द है, जो हार्दिक शब्द है वो हमें बताना है। क्या है भाई हार्दिक शब्द? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है? तो भाई क्या है? विशेषण है हार्दिक शब्द। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको हिंदी बसंत 7th क्लास की एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन 5 लेसन आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। कवि परिचय, सारांश, ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।